बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज हम जानेंगे सेंट्रियोल एंड वैक्यूल के बारे में। ओके, सो सेंट्रियोल्स आर शॉर्ट बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। अब बेसिकली ये जो आप देख रहे हैं ना, सो दीज आर बेसिकली द सेंट्रियोल। ठीक है, सेंट्रियोल क्या है? ये भी बेसिकली एक साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल है। और सेंट्रियोल जो होता है ना, ये काफ़ी सारे माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बना हुआ होता है। ठीक है, अब बेसिकली ऐसा होता है कि ये जो मैं गोला गोला बना रहा हूँ ना, दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, सो दीज आर द माइक्रोट्यूब्यूल। सो ऐसे 9 पेयर्स होंगे माइक्रोट्यूब्यूल के। ये जो तीन है ना, ये तीन मिलके एक पेयर बना रहे हैं। ठीक है, ये तीन माइक्रोट्यूब्यूल मिलके एक पेयर बना रहे हैं। सो ऐसे 9 पेयर और होंगे और ये 9 पेयर आपस में मिलेंगे और पूरा का पूरा सेंट्रियोल बनाएंगे। ओके, सो ये जो आप देख रहे हो ना यहाँ पे, सो दिस इज वन माइक्रोट्यूब्यूल, दिस इज अनदर माइक्रोट्यूब्यूल एंड दिस इज अनदर माइक्रोट्यूब्यूल। ओके, सो ऐसे हमें 9 चाहिए ताकि पूरा का पूरा एक सेंट्रियोल बन सके। सो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8 और ये 9। ठीक है, सो 9 बेसिकली हमें 3-3 वाले पेयर्स चाहिए माइक्रोट्यूब्यूल के, और वो मिल के बेसिकली क्या करते हैं? सेंट्रियोल को बनाते हैं। एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि जो सेंट्रियोल होते हैं ना, वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, यानी कि एक सेंट्रियोल ऐसे होगा, ठीक है, और दूसरा सेंट्रियोल ऐसे होगा, और इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगी दैट इज 90 डिग्री, जिसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं। सो ये जो आप सेंट्रियोल देख रहे हो ये बिल्कुल एक सीधा वर्टिकल है, और ये जो आप सेंट्रियोल देख रहे हो ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है। सो जो एंगल बन रहा है इन दोनों के बीच में दैट इज द 90 डिग्री, हेंस दे आर द परपेंडिकुलर। और ये नॉन मेम्ब्रेनियस होते हैं। ठीक है, सेंट्रियोल के बाहर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती, जैसे न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है ना, सो सेंट्रियोल के बाहर जो है ना कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। दे आर द नॉन मेम्ब्रेनियस and they are lying perpendicular to each other. Each centriole is composed of 9 set of triplet molecule. ट्रिपलेट माइक्रोट्यूब्यूल यानी कि ऐसे माइक्रोट्यूब्यूल का 3 माइक्रोट्यूब्यूल मिलके एक पेयर बनाए और ऐसे 9 सेट हों। ठीक है, और ये मिलके क्या बनाते हैं? सेंट्रियोल बनाते हैं। ठीक है, वो बेसिकली रिंग में अरेंज होके सेंट्रियोल बनाते हैं। और सेंट्रियोल जो है ना, ये एनिमल सेल के अंदर पाया जाता है, फंजाई लाइक प्रोटॉक्टिस के अंदर पाया जाता है। ठीक है, अब प्रोटॉक्टिस कुछ ऐसे भी होते हैं जिनके पास फंजाई लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। ठीक है, ये एक्चुअल फंजाई 100% फंजाई तो नहीं होते, लेकिन ये ऐसे प्रोटॉक्टिस्ट हैं जिनके पास फंजाई लाइक प्रॉपर्टीज होती हैं। ओके, बिफोर सेल डिवीजन नियर आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। अच्छा, बेसिकली ये जो सेंट्रियोल्स होते हैं ना, ये न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं। सपोज दिस इज अ न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है ना, तो ये न्यूक्लियस के बिल्कुल ऐसे करीब करीब होते हैं। ओके, therefore the place where they are present is in cytoplasm is called the centrosome. So basically centrosome हम कहते हैं कि जब दो सेंट्रियोल आपस में मिलते हैं ना, जब दो सेंट्रियोल आपस में हों तो उन्हें हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ठीक है, एंड सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज अ सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस। अब जो जगह है ना इन सेंट्रियोल्स की, सपोज ये वो जगह है जहाँ पे सेंट्रियोल जो है ना वो पाए जाते हैं। सो इस जगह को बेसिकली हम सेंट्रोसोम कह सकते हैं। और सेंट्रोसोम हम इसे भी कहते हैं कि जब दो सेंट्रियोल आपस में हो, मौजूद हो ना, आपस में ऐसे मौजूद हो जब दो सेंट्रियोल, सो उन्हें भी हम सेंट्रोसोम कहते हैं। ओके, सो सेंट्रो मीन्स न्यूक्लियस एंड सोमा मीन्स बॉडी। सो ये ऐसे बॉडीज हैं, ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब होते हैं। अच्छा, वैसे एक चीज आपने जहन में रखनी है कि जब सेल डिवाइड नहीं हुआ होता, जब सेल की माइटोसिस नहीं होती, तब क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ एक ही सेंट्रियोल मौजूद होता है। लेकिन जैसे ही सेल डिवाइड करता है ना, तो ये सेंट्रियोल खुद को डुप्लीकेट करता है और एक दूसरा सेंट्रियोल जो है ना वो बना देता है। ठीक है, सो एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन द सेंट्रियोल डुप्लीकेट्स। ठीक है, जब सेल डिवीजन होगी यानी कि पेरेंट सेल डॉटर सेल में जब डिवाइड होंगे, तब सेंट्रियोल जो है ना वो डुप्लीकेट करेगा, डिवाइड करेगा एंड बिकम्स टू पेयर्स। ठीक है ना, फिर दो पेयर्स बन जाएंगे, यानी कि ये पूरा एक पेयर होगा, एक सेंट्रोसोम होगा, और यहाँ पे एक दूसरा सेंट्रोसोम होगा। ठीक है, जिसके अंदर दो सेंट्रियोल्स होंगे।
So moves to opposite side of the cell and thread-like fiber begin to radiate from centriole in all direction called astral rays. अब आसान ज़बान में मैं समझाऊं, so suppose this is a cell membrane and this is a nucleus. पहले क्या हुआ था कि यहाँ पे एक centriole था अकेला और यहाँ पे भी एक centriole था अकेला, ठीक है. सो दो सेंट्रियल यहाँ पे थे, लेकिन ये पेयर की फॉर्म में नहीं है. पेयर हम कहते हैं कि जब दो चीजें आपस में बिल्कुल करीब हों. ओके, सो जब सेल डिवीजन नहीं हुई होती तो ये अकेले अकेले होते हैं, ठीक है. लेकिन जैसे ही इस सेल ने डिवाइड होना होता है, जब इसको डॉटर सेल में कन्वर्ट होना होता है, तब क्या होता है कि ये जो सेंट्रियोल है ना, ये वाला सेंट्रियोल भी खुद को डुप्लीकेट करेगा और ये वाला सेंट्रियोल भी खुद को डुप्लीकेट करेगा, ठीक है. यानी कि हमारे पास क्या हो गए, दो पेयर्स बन गए सेंट्रियोल के, ठीक है. उसके बाद क्या होगा, ये जो सेंट्रियोल के जो पेयर्स है ना, ये सेल के बिल्कुल कोने में चले जाएंगे. सपोज दिस इज सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन. सो ये एक पेयर इस कोने में चला जाएगा, ठीक है. दिस इज सेंट्रोसोम और इसके पास दो सेंट्रियोल हैं, ठीक है. और ये दूसरा जो सेंट्रोसोम है, दूसरा जो पेयर है सेंट्रियोल का, वो भी सेल के दूसरे कोने में चला जाएगा, ठीक है. फिर यहां से क्या होगा, इस सेंट्रियोल्स, इन पेयर ऑफ सेंट्रियोल से क्या होगा कि कुछ फाइबर्स निकलेंगे, ठीक है. तीन किस्म के फाइबर्स निकलते हैं. एक को हम कहते हैं कंटीन्यूअस फाइबर, ठीक है, सी से कंटीन्यूअस फाइबर. एक को हम कहते हैं डिसकंटीन्यूअस फाइबर, ठीक है. और एक को हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, ठीक है. अब बेसिकली ये जो फाइबर्स निकले हैं ना, ये वाले जो फाइबर्स, दीज आर द डिसकंटीन्यूअस फाइबर. डिसकंटीन्यूअस क्यों कहा, क्योंकि ये बहुत आगे तक पहुंच ही नहीं पाए, ठीक. और इस सेंट्रोसोम से एक दूसरे फाइबर्स भी निकलते हैं जो कि बिल्कुल आगे की तरफ जाते हैं, ठीक है. वो साइज में थोड़े से बड़े होते हैं, उनकी लेंथ बड़ी होती है. सो ये वाले जो फाइबर्स हैं ना, जो कि बिल्कुल दूर दूर जा रहे हैं, इन्हें हम कहते हैं कंटीन्यूअस फाइबर, ठीक है. और कुछ फाइबर्स ऐसे होते हैं जो कि ऐसे पीछे की तरफ अराइज होते हैं, ठीक है. इस सेंट्रोसोम के बिल्कुल पीछे की तरफ अराइज होते हैं. सो इन फाइबर्स को हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, ठीक है. इन्हें हम कहते हैं एस्ट्रल फाइबर्स, ठीक है. और ये फाइबर्स बने किससे हुए हैं, ये बेसिकली माइक्रो ट्यूब्यूल से बने हुए हैं. ओके, सो वंस अगेन, सेंट्रोसोम जो है ना, यानी कि ये जो सेंट्रियोल का जो पेयर है, उसमें से फाइबर्स अराइज होते हैं. एक फाइबर होते हैं डिसकंटिन्यूअस फाइबर, यानी कि जो लेंथ में इतने बड़े भी नहीं होते और इतना आगे तक जा भी नहीं सकते. एक होते हैं कंटिन्यूअस फाइबर जो कि बिल्कुल आगे की तरफ जाते हैं और इनकी लेंथ बड़ी होती है. और एक होते हैं एस्ट्रल फाइबर्स जो कि पीछे की तरफ अराइज होते हैं, ओके. और ये भी माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं. जितने भी फाइबर्स है, फिर चाहे वो कंटिन्यूअस हो, डिसकंटिन्यूअस हो या एस्ट्रल फाइबर्स हो, ये तमाम के तमाम माइक्रोट्यूब्यूल से बने हुए होते हैं. द सेंट्रियोल आल्सो फॉर्म्स द बेसल बॉडी कॉल्ड काइनेटोसोम, ठीक है. अब ये जो सेंट्रियोल है ना, सेंट्रियोल, ये काइनेटोसोम को बनाती है, ओके. और काइनेटोसोम फिर किसको बनाता है, सीलिया एंड फ्लैजिला को, ओके. ये सीलिया एंड फ्लैजिला, दीज आर द हेयर लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. और ये कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटोक्टिस्ट हो गए, ठीक है ना. सीलिया जैसे कि पैरामीशियम के अंदर पाया जाता है, फ्लैजिला जैसे कि यूग्लिना के अंदर पाया जाता है. और ये इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मूवमेंट में रेस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है, उनकी मूवमेंट कराते हैं. सो ये सीलिया और फ्लैजिला, इनको बनाता कौन है, काइनेटोसोम. और काइनेटोसोम को कौन बनाता है, सेंट्रियोल बनाता है, ओके. देन वी हैव द वैक्यूल, ठीक है. जनरली वैक्यूल इज नॉन प्रोटोप्लाज्मिक लिक्विड. अब बेसिकली होता क्या है कि सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज द न्यूक्लियस. सो यहाँ साइटोप्लाज्म में जो फ्लूइड पाया जाता है ना, इसे हम कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड, ठीक है. इसे हम क्या कहते हैं, प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड. लेकिन वैक्यूल के अंदर जो फ्लूइड होता है ना, वो प्रोटोप्लाज्मिक नहीं होता, ठीक है. यानी कि सपोज अगर ये वाला जो फ्लूइड है, दिस इज द प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड, सो ऐसा ही फ्लूइड यहाँ पे मौजूद नहीं होगा, ठीक है. सो इसलिए हम बेसिकली कहते हैं कि वैक्यूल के अंदर नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड पाया जाता है. और जो फ्लूइड वैक्यूल के अंदर पाया जाता है उसे हम कहते हैं सेल सेप, ओके. उसे हम कहते हैं सेल सेप. तो नॉन प्रोटोप्लाज्मिक फ्लूइड पाया जाता है, फिल्ड वेसिकल इन साइटोप्लाज्म, स्पेशली इन प्लांट सेल, ठीक है ना. वैक्यूल जो है ना, ये ज्यादातर प्लांट सेल के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है. और एनिमल सेल के अंदर भी होते हैं, लेकिन बहुत छोटे छोटे ऐसे होते हैं, ठीक है, बहुत छोटे छोटे होते हैं. लेकिन प्लांट सेल के अंदर ज्यादा होते हैं. एक्चुअली होता क्या है कि जब भी कोई प्लांट सेल डिवाइड हो रहा होता है ना, सपोज
ये जो एक प्लांट सेल है, ठीक है, सपोज दिस इज अ पेरेंट प्लांट सेल, ये है पेरेंट प्लांट सेल, ठीक है। अब ये डिवाइड हुआ डॉटर प्लांट सेल के अंदर, ठीक है, ये डिवाइड हुआ डॉटर प्लांट सेल के अंदर, ठीक है। अब ये जो डॉटर प्लांट सेल जो है ना, जब ये छोटी थी, जब यानी कि इतनी मैच्योर नहीं हुई थी, तब इसके अंदर क्या थे, काफी सारे ऐसे छोटे छोटे से वैक्यूल थे, ओके। इसके अंदर काफी सारे क्या होंगे, वैक्यूल्स होंगे। लेकिन जैसे ही ये डॉटर प्लांट सेल मैच्योर होगी और साइज में बड़ी होगी ना, तो क्या होगा, ये तमाम जो वैक्यूल्स है ना, ये आपस में मिलेंगे और एक बड़ा वैक्यूल बना देंगे, ओके। और इस वैक्यूल, ये जो बड़ा वैक्यूल है ना, इसे हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल, ठीक है, इसे हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल। In young cell of plant, many small vacuole are present, but at maturity of cell, they unite to form a large vacuole called central vacuole. ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी पेरेंट प्लांट सेल जब डॉटर प्लांट सेल के अंदर डिवाइड हो रहा होता है, तो जब डॉटर प्लांट सेल बन जाता है, तो उसके अंदर जो वैक्यूल्स होते हैं ना, वो बड़े वैक्यूल्स नहीं होते, ठीक है, काफी छोटे छोटे से वैक्यूल्स होते हैं, क्योंकि वो जो डॉटर प्लांट सेल है वो अभी इतना मेच्योर नहीं हुआ है, अभी इतना डेवलप नहीं हुआ है। लेकिन जैसे ही वो मेच्योर होता चला जाएगा और डेवलप होता चला जाएगा और साइज में बड़ा होता चला जाएगा, तो उसके जो छोटे छोटे जो वैक्यूल्स हैं वो आपस में मिलके एक बड़ा वैक्यूल बना देंगे, जिसे हम कहेंगे सेंट्रल वैक्यूल, ओके। सो इन दिस डायग्राम you see this is the central vacuole, okay. In plant cell it is surrounded by a membrane called tonoplast. अब बेसिकली जैसे सेल के बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, जैसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना, सिमिलरली वैक्यूल के बाहर भी एक मेम्ब्रेन होती है, उस मेम्ब्रेन को हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। और टोनोप्लास्ट जो है ना, ये भी सेल मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है, यानी कि ये कुछ चीजों को अंदर आने की इजाजत देगी, कुछ चीजों को अंदर आने की इजाजत नहीं देगी। और टोनो का मतलब है टेंशन, ठीक है। अभी यहाँ पे बेसिकली टेंशन का मतलब ये है कि कुछ चीजें जो है ना इसके अंदर दाखिल होंगी और कुछ चीजें जो है ना इसके अंदर बेसिकली दाखिल नहीं होंगी। और जो वैक्यूल है ना, ये सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर है उसको मेंटेन करता है। अब ये टर्गर प्रेशर है क्या, बेसिकली सबसे पहले आपको टर्जिडिटी समझनी पड़ेगी, टर्जिडिटी। सो टर्जिडिटी बेसिकली हम कहते हैं कि जब भी कोई सेल, सपोज दिस इज अ सेल, दिस इज सेल मेम्ब्रेन एंड दिस इज अ न्यूक्लियस, जब इसके अंदर काफी सारा पानी भर जाए ना, इतना पानी भर जाए, इतना पानी भर जाए कि ये बिल्कुल फूल जाए, ऐसे सेल बिल्कुल ऐसे सूजा हुआ सा हो, बिल्कुल भर जाए, सो इसको हम कहेंगे टर्जिडिटी, यानी कि ये सेल क्या हो गया है, टर्जिड हो गया है, दिस इज द टर्जिड सेल, यानी कि इसके अंदर काफी सारा पानी भर गया है। वैसे नॉर्मली क्या होता है कि इस सेल के अंदर जो यहाँ पे साइटोप्लाज्म में जो पानी मौजूद होता है ना, वो पानी इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर अप्लाई करता है, एक फोर्स अप्लाई करता है, जिसे हम कहते हैं टर्जिट फोर्स, ओके, जिसे हम कहेंगे टर्जिट फोर्स। लेकिन जब पानी बहुत ही ज्यादा होगा, तो पानी जो है ना यहाँ पे बहुत ही ज्यादा टर्जिट प्रेशर अप्लाई करेगा, ओके। सो ये जो वैक्यूल है ना, इसका काम यही होता है कि ये जो टर्जिट फोर्स है, वो ये जो टर्जिट प्रेशर है, इसको मेंटेन करे, ओके। सो द वैक्यूल इन प्लांट सेल इज फिल्ड विद सेल सेप, ठीक है। अब जो वैक्यूल के अंदर जो सॉल्यूशन, जो फ्लूइड पाया जाता है ना, उसे हम कहते हैं सेल सेप। और इसके अंदर काफी सारी मुख्तलिफ चीजें जो है ना वो स्टोर होती हैं, ठीक है, इसलिए हम वैक्यूल को स्टोर हाउस भी कहते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल वैक्यूल इज टू मेंटेन टर्गर प्रेशर इनसाइड प्लांट सेल, ठीक है। अब सेंट्रल वैक्यूल का क्या काम होता है, वो जो पानी प्रेशर अप्लाई कर रहा था सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, जिसे हम टर्गर प्रेशर कहते हैं, उस टर्गर प्रेशर को मेंटेन करना, ठीक है, उसको रेगुलेट करना, उसको बैलेंस करना, ओके। द टर्गर प्रेशर हेल्प द प्लांट सेल टू कीप इट्स शेप बाय प्रेसिंग द प्लाज्मा मेम्ब्रेन अगेंस्ट सेल वॉल। अब बेसिकली होता क्या है कि इसी टर्गर प्रेशर की वजह से, इसी टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट सेल का जो शेप होता है ना, वो मेंटेन रहता है, ओके। सो टर्गर प्रेशर हेल्प द प्लांट सेल टू कीप इट्स शेप, ठीक है। टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट का जो शेप है ना, प्लांट सेल का जो शेप है, वो शेप जो है ना, वो स्ट्रक्चर वो मेंटेन होता है, ओके। और बेसिकली टर्गर प्रेशर अप्लाई करने से होगा क्या कि ये जो प्लांट सेल है, ये वाला जो प्लांट सेल, अब इसके बाहर एक सेल मेम्ब्रेन भी होगी, ठीक है। जब ये प्रेशर यहाँ पे अप्लाई होगा, तो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना, ये सेल वॉल के बिल्कुल करीब आ जाएगी,
ओके, जब ये टर्गर प्रेशर, पानी जब प्रेशर अप्लाई करेगा इस सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, ठीक है, इस टर्जिड सेल के अंदर, सो ये सेल मेम्ब्रेन जो है ना बिल्कुल सेल वॉल के करीब आ जाएगी, ओके, और सेल वॉल को भी धक्का देगी। इट मेंटेन्स अ नाइस रिजिड स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट, ठीक है, इसी टर्गर प्रेशर की वजह से प्लांट के पास एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, ठीक है, सेल का एक रिजिड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर जो है ना वो मौजूद होता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस टर्गर प्रेशर which is applied by water, okay, so in this diagram this is the vacuole, ठीक है, इसके अंदर ये जो पूरा सॉल्यूशन है इसे हम सेल शेप कहेंगे, और ये जो बाहर इसकी मेम्ब्रेन है इसे हम टोनोप्लास्ट कहेंगे, ओके, एंड दिस इज द न्यूक्लियस, ठीक है, ये न्यूक्लियस है, दिस इज द माइटोकॉन्ड्रिया, ओके,